सर्वेभ्ये नमो नमः। सर्वेषां सप्तमी कक्षायाः छात्राणाम् अस्मिन् संस्कृतशिक्षणे स्वागतमस्ति। छात्राः, अद्य वयम् अस्माकं रुचिरा इति संस्कृतपाठ्यपुस्तकस्य चतुर्थपाठस्य अभ्यासकार्यं करिष्यामः। पूर्वभागे वयं चतुर्थपाठस्य विवेचनं पठितवन्तः, अर्थं ज्ञातवन्तः, अधिगतवन्तश्च। छात्राः, वयं चतुर्थपाठस्य अभ्यासकार्यम् आरभामहे। प्रथमः प्रश्नः अस्ति, उच्चारणं कुरुत। अत्र अव्ययपदानि प्रदत्तानि सन्ति। अस्माभिः एतेषां पदानां न केवलम् उच्चारणं करणीयम्, अपितु एतेषाम् अर्थः अपि ज्ञापनीयः, अर्थः अपि अवबोधनीयः। यथा उपरि ऊपर, नीचे धीरे से, कदापि कभी भी, कुत्र कहाँ, अधः नीचे, बहिः बाहर, अंतः अंदर, कदा कब, उच्च ही जोर से, अलम रुक जाओ, पुनः फिर से, एकदा एक बार। अग्रे चलामः। द्वितीयः प्रश्नः अस्ति, मंजूषातः अव्ययपदानि चित्वा वाक्यानि पूरयत। अभी हमने कुछ अव्यय पदों का अर्थ देखा। उन्हीं अव्यय पदों का यहाँ वाक्य में प्रयोग है। यहाँ हमें मंजूषा में अव्यय दिए हुए हैं, अलम, अंतः, बहि, अधः, ऊपरी। इनका हमें वाक्य में जो है रिक्त स्थान में भरना है। वृक्षस्य खगाः वसन्ति। वृक्ष के देश पक्षी रहते हैं। यहाँ पर आएगा ऊपरी, ऊपर। वृक्ष के ऊपर पक्षी रहते हैं। विवादेन, अलम विवादेन। अलम विवादेन अर्थात झगड़ा मत करो, विवाद मत करो। वर्षा काले गृहात् बहिः मा गच्छ। वर्षा समय अस्ति, अतः गृहात् बहिः त्वं मा गच्छ। मंचस्य श्रोतारः उपविष्टाः सन्ति। अधः, मंचस्य अधः श्रोतारः उपविष्टाः सन्ति। वयं पाठे पठितवन्तः श्रोतारः कुत्र उपविष्टाः सन्ति? मंचस्य अधः। अधः अर्थात नीचे। छात्राः विद्यालयस्य अन्तः प्रविशन्ति। अन्तः अस्य विलोमपदमस्ति बहिः। अधुना प्रश्नः अस्ति, अशुद्धं पदं चिनुत। अत्र अनेकानां चतुर्णां शब्दानां तत्र समूहः अस्ति। एतेषु चतुर्षु शब्देषु एकः शब्दः अशुद्धम् अस्ति। अशुद्धं व्याकरणदृष्ट्या अशुद्धम् अस्ति। अस्माभिः अशुद्धपदस्य चयनं करणीयम् अस्ति। वयम् अशुद्धपदस्य स्थाने शुद्धपदं किं भविष्यति इति अपि ज्ञास्यामः। प्रथमम् अस्ति, गमन्ति, यच्छन्ति, पृच्छन्ति, धावन्ति। अत्र गमन्ति इति अशुद्धम् अस्ति। किमर्थम् अशुद्धम् अस्ति? अस्य शुद्धं रूपं भवति गच्छन्ति। रामेण ग्रहेण सर्पेण गजेन। अत्र गजेन इति अशुद्धम् अस्ति। अस्य शुद्धं रूपं भविष्यति गजेन। देखिए यहाँ पर क्या अंतर है। सभी शब्दों में पहले तीन शब्दों में र आने के कारण न के स्थान पे अण हो गया है, परंतु गजेन में र नहीं है। फिर भी न के स्थान पे न अण किया है, इसलिए वापस वो न ही होगा। गजेन नहीं होता है, गजेन बनेगा। लतया, मातया, रमया, निशया। यहाँ पर हम देख रहे हैं सभी स्त्रीलिंग शब्द हैं, सभी में तृतीया विभक्ति का प्रयोग हुआ है। लेकिन मातया जो शब्द है
उसका मूल शब्द है मातृ शब्द, और मातृ शब्द की तृतीया बनती है मात्रा। तृतीया विभक्ति एक वचन में रूप बनता है मात्रा, इसलिए यहाँ पर मातया शब्द को हम अशुद्ध मानेंगे और उसका शुद्ध रूप होगा मात्रा। लते, रमे, माते, प्रिय। यहाँ पर लता, रमा, मातृ और प्रिया ये शब्द हैं, ये प्रथमा और द्वितीय विभक्ति के द्विवचन हैं, परंतु माते का जो द्विवचन है वो मातृ शब्द में माते नहीं बन के मातरौ बनता है, अतः माते ये अशुद्ध शब्द है, इसके स्थान पे शुद्ध शब्द होगा मातरौ। लिखति, गर्जति, फलति, सेवति। यहाँ पर सेवति क्रिया अशुद्ध है क्योंकि पहले की तीन क्रियाएं परस्मैपदी की हैं, परंतु सेव धातु आत्मनेपदी की है जिनके रूप चलते हैं सेवते। आगे चलते हैं, हमारा अगला प्रश्न है मंजूषातः समानार्थक पदानि चित्वा लिखत। मंजूषा से हमें समानार्थक शब्द लिखने हैं। प्रसन्नतायाः चिकित्सकं लब्ध्वा शरीरस्य दक्षः। प्राप्ते अस्य समानार्थक पदम अस्ति लब्ध्वा। कुशलाः अस्य समानार्थक पदम अस्ति दक्षः। कुशल का मतलब एक्सपर्ट और दक्षः का मतलब भी एक्सपर्ट होता है, कोई काम करने में कुशल होना। हर्षस्य प्रसन्नतायाः, देहस्य शरीरस्य। देह और शरीर आपस में पर्यायवाची हैं। वेद्यम चिकित्सकम। अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदेन लिखत। मंचे कति बालकवयः उपविष्टाः सन्ति। हमने पहले वाली जो है चैप्टर में जब पढ़ा था तब देखा था मंचे चत्वारः बालकवयः उपविष्टाः सन्ति, अतः अस्य उत्तरं भविष्यति चत्वारः। के कोलाहलं कुर्वन्ति? श्रोतारः। कोलाहल उस समय शोर कौन कर रहे थे? श्रोता लोग, तो इसका उत्तर होगा श्रोतारः। गजाधरः कम उद्दिश्य काव्यम प्रस्तौति। गजाधरः यह कवि आसीत् स कस्योपरि कवितां श्रावयति? आधुनिक वैद्यस्य उपरि, अतः अस्य उत्तरं भविष्यति आधुनिकं वैद्यम। तुंदिलः कस्य उपरि हस्तम आवर्तयति? तुंदस्य। हमने देखा था तुंदिल किसके ऊपर हाथ फेरता है? अपनी तोंद पर। लोके पुनः पुनः कानि भवन्ति? संसार में बार बार क्या मिल जाते हैं? शरीराणि। ये बात कही थी तुंदिल ने कि प्राणम प्राप्य दुर्बुद्धे माँ शरीरे दयाम करू, माँ शरीरे दयाम कुरु, प्राणम दुर्लभम लोके शरीराणि पुनः पुनः। किम कृत्वा घृतं पिबेत? ऋणम कृत्वा घृतं पिबेत। यावत् जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतं पिबेत। मंजूषातः पदानि चित्वा कथायाः पूर्तिं कुरुत। यहाँ पर मंजूषा में कुछ शब्द दिए गए हैं, एक कहानी दी गई है, हमें इस कहानी को पूरा करना है। मंजूषा में जो शब्द दिए गए हैं वे है नासिकायामेव वारम वारम खड्गेन दूरम मित्रता मक्षिका व्यजनेन उपाविशत छिन्ना सुप्तः प्रियः। ये शब्द हैं, हमें इनको भरना है। ये वही कहानी है जो है एक राजा के पास जो बंदर रहता था, मूर्ख बंदर, वो राजा का मित्र था। मूर्ख बंदर बहुत प्रिय था। एक दिन जब राजा सो रहा था तो उसके नाक के ऊपर एक मक्खी बार बार आकर के बैठती थी और वह बंदर उसको बार बार हवा पंखे से उसको भगाता था। जब वह बंदर परेशान हो गया तो उस मक्खी को मारने के लिए जो है जैसे ही एक तलवार से प्रहार किया तो मक्खी तो उड़ करके दूर चली गई और राजा की उससे नाक कट करके अलग हो गई। इसलिए इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी मूर्ख मित्रों के साथ नहीं रहना चाहिए, मूर्ख लोगों की संगति कभी नहीं करनी चाहिए। पुरा एकस्य नृपस्य एकः वानरः आसीत्। कीदृशः वानरः आसीत्? प्रियः वानरः आसीत्। एकदा नृपः आसीत्। नृपः किं करोति? सुप्तः आसीत्। नृपः सुप्तः आसीत्। एक दिन वह राजा सोया हुआ था। वानरः तम अविजयत। अविजयत का मतलब हवा करना। किससे हवा कर रहा था वानर? व्यजनेन। वानरः व्यजनेन तम अविजयत। तदेव एका नृपस्य नासिकायाम।
एका का आगच्छति, एका मक्षिका आगच्छति। मक्षिका कुत्र उपाविशत, नासिकायाम उपाविशत, उपाविशत का अर्थ बैठ गई। यद्यपि वानरः वारं वारं व्यजनेन ताम निवारयति स्म, तथापि वारं वारं मतलब बार बार, ये हालांकि वह बंदर बार बार पंखे से उसको दूर भगा रहा था, फिर भी सा पुनः पुनः नासिकायाम एव उपविशति स्म, फिर भी वह बार बार आकर के उस राजा की नाक पर ही बैठ रही थी। अंते सह मक्षिकाम हंतुम प्रहारम अकरोत, अंत में उसने उस मक्षिका को मारने के लिए किससे प्रहार किया, खड्ग से। तो यहाँ पर आएगा खड्गेन। प्रहारम अकरोत, मक्षिका तो उड्डीये गता, कुत्र गता, दूरम गता। मक्षिका तो उड़ करके दूर चली गई, किंतु खड्ग प्रहारेण नृपस्य नासिका छिन्ना अभवत, छिन्ना का मतलब कट करके अलग हो जाना। अतएवोच्यते, इसीलिए कहा जाता है मूर्ख जनैसह न उचिता, न उचिता, उचित नहीं है। क्या उचित नहीं है, मित्रता। मूर्ख जनैसह मित्रता न उचिता। अधुना अस्माकं सप्तमः प्रश्नः अस्ति, विलोम पदानि योजयत। कै खंडे शब्दाः सन्ति, अधः, अन्तः, दुर्बुद्धे, उच्चैः, दुर्लभम। अस्माभिः विलोम पदानि चयनीयानि सन्ति, नीचैः, सुलभम, उपरि, बहि, सुबुद्धे। अब देखते हैं, अधः अर्थ होता है नीचे, तो ऊपर को बोलेंगे ऊपरी। अंतः बहि, दुर्बुद्धे सुबुद्धे, उच्च ही नीच ही, उच्च ही नीच ही, और दुर्लभम सुलभम। एवं प्रकारेण अस्माकं चतुर्थ पाठस्य प्रश्नः समाप्तः। अस्माभिः समासादिताः, अस्माभिः प्रश्नानाम् उत्तराणि समासादितानि। धन्यवादः।